कर दिया था। आज के लेक्चर में हमने जहाँ से छोड़ा था यूनिट नंबर 8 को, वहाँ से हम इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप सबको पता है कि हमने इवाल्वेशन तक इसको डिस्कस किया था, सॉरी इवाल्वेशन नहीं, इंडिकेटर तक। तो इंडिकेटर के हवाले से मैंने आपको बताया था कि इंडिकेटर से मुराद ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। मिसाल के तौर पर अगर हेल्थ इंडिकेटर की हम बात करें, तो हेल्थ इंडिकेटर से मुराद ये है कि इसमें आपको वो तमाम बातें मिलेंगी जिसके ज़रिए हमारा जो हेल्थ है वो इफ़ेक्ट होता हो, वो मुतासर होता हो। अब ये इफ़ेक्ट जो है पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी हो सकता है, नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इंडिकेटर्स कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमने कल काफ़ी डिटेल के साथ बात की थी। आज हम इंडिकेटर्स के जो टाइप्स है उसको डिस्कस करेंगे और इस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स की। सो इंडिकेटर्स कैन बी क्लासिफाइड इन वेरियस वे। In the logical framework approach, there are 5 types of indicator. MCQs में आ सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कि how many types of indicators, तो आप जो है कहेंगे कि हमारे साथ 5 टाइप्स है, जिसमें पहला जो टाइप है इसको हम क्या कहते हैं, इनपुट इंडिकेटर। दूसरा प्रोसेस इंडिकेटर, तीसरा आउटपुट इंडिकेटर, चौथा आउटकम, एंड लास्ट नंबर पर आपके साथ जो इंडिकेटर आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इम्पैक्ट कहते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट इंडिकेटर। तो इसको हम वन बाय वन अब हम डिस्कस करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सही है, अच्छा जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट इंडिकेटर्स की। ठीक है, इनपुट इंडिकेटर से क्या मुराद है। इनपुट इंडिकेटर्स आर द रिसोर्सेज नीडेड टू इम्प्लीमेंट द सिस्टम। ठीक है, इनपुट इंडिकेटर से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आपको जो है ट्रेन स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, आपको ऑफिस एडमिन की ज़रूरत पड़ती है, आपको एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत पड़ती है, आपको कोऑर्डिनेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारे जो लोग हैं ये आपके इनपुट है। इन सब के ज़रिए आप इनको जो ऑर्डर्स देते हैं तो ये लोग जो है आपके ऑर्डर के मुताबिक क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो इन सब के ज़रिए से आपका जो सिस्टम है वो क्या होता है, वो चलता है, वो कंटिन्यू रहता है। ठीक है, वो अपना काम कर रहा होता है। सो इनपुट इंडिकेटर्स आर द रिसोर्सेज नीडेड टू इम्प्लीमेंट द सिस्टम। इनपुट इंडिकेटर ये आपके पास वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि आपके सिस्टम में जो चीज़ें जो जिन चीज़ों की उसको ज़रूरत होती है, तो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमें रिक्वायर्ड होती है तो उसको हम इनपुट इंडिकेटर्स कहते हैं। आर द रिसोर्सेज नीडेड टू इम्प्लीमेंट द सिस्टम। रिसोर्सेज से क्या मुराद है, रिसोर्सेज से मुराद आपके पास, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक हॉस्पिटल की एग्जांपल आप ले ले। हॉस्पिटल को चलाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहले नर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि अगर नर्सेज नहीं होंगी तो डॉक्टर्स के होने से कुछ भी नहीं होता। ठीक है, डॉक्टर्स चाहे जितने भी हो, अगर नर्सेस हॉस्पिटल में ना हो तो वो हॉस्पिटल जो है नहीं चल सकता। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नर्सेस की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह से आपको जो है डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह से आपको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले जो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, जो टेक्नीशियंस होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटर में आपको स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे आपके क्या है, ये सारे आपके रिसोर्सेज है और ये सारे मिलकर आपकी जो सिस्टम है उसको क्या करती है, उसको चलाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इनपुट इंडिकेटर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, ट्रेन पर्सन, फाइनेंस, स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, फॉर्म ऑफ सर्विलेंस, कंप्यूटर, स्टोप stock piles for emergency response and any other logistic is deemed necessary। ठीक है, तो वही बात है जो कि मैंने आपको कही कि आपको ट्रेन लोगों की ज़रूरत पड़ती है, आपको फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए जो है फाइनेंस मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह से
उस सिस्टम की जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, उसकी जो क्वालिटी है उसको मेंटेन रखने के लिए आपको जो है मॉनिटरिंग के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है, गाइडलाइंस देने के लिए लोगों को की ज़रूरत पड़ती है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ जो है आप उस सिस्टम में क्या करते हैं, वहाँ पर आप इंसर्ट करते हैं, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी इनपुट इंडिकेटर्स में आती है, ठीक है। समझ आ गई इनपुट इंडिकेटर्स की आपको? ओके जी। जी जी। इसी तरह से दूसरा जो टाइप है इंडिकेटर का, इसको हम प्रोसेस इंडिकेटर कहते हैं। प्रोसेस इंडिकेटर से क्या मुराद है? प्रोसेस इंडिकेटर्स आर यूज टू मॉनिटर एंड ट्रैक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान एक्टिविटीज which are critical for attaining the surveillance core functions, ठीक है। प्रोसेस इंडिकेटर से मुराद ये है कि आपने जो प्लानिंग की होती है, ठीक है, तो उस प्लानिंग पर अमल करने के लिए, उस प्लानिंग को मॉनिटर करने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्रोसेस इंडिकेटर कहते हैं। प्रोसेस इंडिकेटर में हम क्या करते हैं? प्रोसेस इंडिकेटर में हम देखते हैं कि हमने जो गाइडलाइंस दी थी, हमने जो रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, तो आया उस रूल्स रेगुलेशन पर प्रॉपर काम हो रहा है या नहीं, उसके मुताबिक प्रॉपर काम हो रहा है या नहीं, या हमने जो प्लानिंग की थी तो उस प्लानिंग पर मुकम्मल तौर पर काम हो रहा है या नहीं, ठीक है। इसको हम इसलिए करते हैं ताकि हम मॉनिटर कर सके और हम जान सके कि हम अपने गोल्स की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम प्रोसेस इंडिकेटर कहते हैं। सच एज ट्रेनिंग हो गई, सुपरविजन, डेवलपमेंट ऑफ गाइडलाइंस एंड टूल्स एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे कि ट्रेनिंग हो गई, ठीक है, कि जो स्टाफ है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रही है या नहीं, उसकी सुपरविजन हो रही है या नहीं, या गाइडलाइंस जो है उनको प्रॉपर तरीके से मिल रही है या नहीं, वक्तन फ़वक्तन। और इससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें होती है, तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रोसेस इंडिकेटर में आती है, ठीक है। प्रोसेस इंडिकेटर में बेसिकली हम चीज़ों को मॉनिटर करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस इंडिकेटर हो गया। काइंडली अपने माइक जो है ये ऑफ करें, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास जो तीसरी किस्म आती है इंडिकेटर्स की, इसको हम आउटपुट इंडिकेटर कहते हैं। आउटपुट आर मेजर ऑफ द इमीडिएट रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटीज। इसके नाम से जो है आपको पता लगना चाहिए कि आउटपुट इंडिकेटर से क्या मुराद है। आउटपुट से मुराद ये है कि आपने जो इनपुट दिया था तो उसका जो रिजल्ट आपके पास आता है उसको हम आउटपुट कहते हैं। सो आउटपुट इंडिकेटर से मुराद ये है कि इसमें आपको वो इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसके ज़रिए आपको पता चलेगा कि आपने जो प्लानिंग की थी उस पर जो अमल हुआ था तो उससे आपके पास क्या नतीजे आए हुए हैं, ठीक है। तो उस नतीजों के हवाले से आपको जो इंफॉर्मेशन मिलती है तो इसको हम क्या कहते हैं? आउटपुट इंडिकेटर्स कहते हैं, ठीक है। सच एज रिपोर्ट ऑफ सर्विलेंस डेटा फीडबैक, जैसे कि रिपोर्ट हो गई, ठीक है, किसी सर्विलेंस डेटा का या किसी चीज़ की फीडबैक हो गई, तो ये आपकी किस चीज़ में आती है? ये आपकी आउटपुट इंडिकेटर्स में आती है। इसी तरह से आउटपुट आउटकम इंडिकेटर, आउटकम इंडिकेटर्स आर मेजर ऑफ द क्वालिटी ऑफ द सर्विलेंस सिस्टम एंड द एक्सटेंट टू विच द सर्विलेंस ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव, ठीक है। आउटकम इंडिकेटर बेसिकली ये आपके पास वो इंडिकेटर्स होते हैं जो कि आपको जो सर्विलेंस हुआ होता है तो उस सर्विलेंस सिस्टम की जो क्वालिटी है उसके बारे में आपको बताती है कि जो डेटा आपके पास आया है तो उसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छी क्वालिटी है या बुरी क्वालिटी है, जो इंफॉर्मेशन उसमें मौजूद है आया वो एक्यूरेट है या नहीं, ठीक है। और इसी तरह से जो आउटकम इंडिकेटर है ये आपको आपके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी बताती है कि आपने जो ऑब्जेक्टिव जो अपने गोल सेट किए थे तो वो गोल किस हद तक जो है उसको आपने अचीव कर लिया है। तो बेसिकली जो आउटकम इंडिकेटर है आपको इन चीज़ों के हवाले से क्या करती है? इंफॉर्मेशन देती है। सच एज यूज ऑफ सर्विलेंस डेटा फॉर पॉलिसी एंड प्रोग्राम डिसीजन एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ आउटब्रेक रिस्पॉन्सेज, ठीक है। तो इसी तरह से आउटपुट इंडिकेटर्स का एग्जांपल आपको दिया गया है कि आपके पास एक सर्विलेंस डेटा है, ठीक है, पॉलिसी और प्रोग्राम डिसीजन के हवाले से
कि आपने जो पॉलिसीज़ बनाए थे या जो प्रोग्राम डिसीजन आपने किए हैं तो वो कैसे है, वो आपके जो प्रॉब्लम है, आपकी जो मसाइल है उसके मुताबिक है या नहीं। इसी तरह से अगर किसी कम्युनिटी में कोई डिजीज़ जो है उस वो एपिडेमिक हुई है, ठीक है, वहाँ पर पहले हुई है, तो उसके लिए आपने किस तरह का रिस्पॉन्स तैयार किया है या आपने रिस्पॉन्स उसको दिया है, ठीक है। तो इसके हवाले से आउटपुट इंडिकेटर जो है ये आपको क्या करती है, आउटकम इंडिकेटर जो है ये आपको इंफॉर्मेशन देती है। सही है, समझ आ गई इसकी। अच्छा जी, वेरी गुड। इसके बाद जो लास्ट टाइप है आपके पास इंडिकेटर्स की, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इनपुट इंडिकेटर कहते हैं। इनपुट सॉरी इम्पैक्ट इम्पैक्ट इंडिकेटर, इम्पैक्ट से मुराद असर, ठीक है, मतलब वो वेरिएबल, वो इंफॉर्मेशन जो कि आपको आपकी पूरी प्लानिंग के बारे में बताएंगी कि आपने जो काम किए तो इससे आपकी जो सर्विलेंस है इस पर क्या असर पड़ा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इम्पैक्ट इंडिकेटर कहते हैं। Impact indicator are measure of the extent to which the overall objective of the system are being achieved, ठीक है। इम्पैक्ट इंडिकेटर ये आपके पास वो इंडिकेटर होती है जो कि आपको बताती है कि आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, आपने जो अपने लिए गोल सेट किए थे, तो आया वो गोल पूरी तरह से अचीव हो चुके हैं या नहीं। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम इम्पैक्ट इंडिकेटर कहेंगे, ठीक है। मतलब आपको ओवरऑल आपने जो प्लानिंग की थी उस प्लानिंग पर अमल किया, ठीक है, और अमल करने के बाद आपने उसके रिजल्ट्स देखे, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको इम्पैक्ट इंडिकेटर बताएगी कि आया आपने अपने गोल्स को मुकम्मल तौर पर अचीव कर लिए हैं या नहीं। तो इसको हम इम्पैक्ट इंडिकेटर कहते हैं। इसके बाद आपके पास आता है वे टू इम्प्रूव सर्विलेंस सिस्टम। अब वो कौन से तरीके हैं जिसके ज़रिए हम सर्विलेंस सिस्टम को जो है बेहतर बना सकते हैं। मतलब हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं तो उस डेटा को हम मज़ीद एक्यूरेट कर सकते हैं, उस डेटा को मज़ीद हम जो है वेरीफाइड कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं, ठीक है। और पूरा जो सर्विलेंस सिस्टम है इसको हम कैसा किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, तो उसके लिए आपको वेज बताए जा रही है, तरीके बताए जा रहे हैं। सबसे जो पहला तरीका है वो है इम्प्रूव अवेयरनेस ऑफ प्रैक्टिशनर। मतलब जो प्रैक्टिशनर होते हैं, जो प्रैक्टिस करने वाले लोग होते हैं, जो सर्वे करने वाले लोग होते हैं, तो उनको जो है प्रॉपर अवेयरनेस होने चाहिए सर्विलेंस सिस्टम के बारे में। उनको जो है सर्विलेंस सर्वे के बारे में जो प्रोसेस है, उसका जो पैटर्न है, उसके बारे में इनको जो है मुकम्मल तौर पर जानकारी इनके पास होनी चाहिए। अगर इनको मुकम्मल जानकारी होगी, ठीक है, इनके पास इंफॉर्मेशन होगा, तो ये हर एक काम जो है वो प्रॉपर तरीके से करेंगे और स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जिसकी वजह से डेटा जो है वो आपके पास एक ऑर्गेनाइज तरीके में जो है वो आएगी और आप उसको क्या कर सकेंगे, बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकेंगे। इसके अलावा दूसरा जो मेथड है वो क्या है, सिंप्लीफाई रिपोर्टिंग। सिंप्लीफाई रिपोर्टिंग से मुराद ये है कि आप अपने रिपोर्ट को सिंपल बनाएं। सिंपल से मुराद ये है कि आप अपने रिपोर्ट को इस तरीके से उसको जो है डॉक्यूमेंट करें और फिर इस तरीके से उसको अरेंज करें कि हर एक बंदा जो है उसको पढ़ सकता हो, हर एक बंदा जो है उसको अंडरस्टैंड कर सकता हो, और हर एक बंदे के लिए वो इंतहाई इजी हो, आसान हो समझना, ठीक है। तो इसको कहते हैं सिंप्लीफाई रिपोर्टिंग। इसी तरह से फ्रीक्वेंट फीडबैक। फ्रीक्वेंट फीडबैक से मुराद ये है कि जब आप डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करके उसको आप भेज देते हैं, रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो जिनको आपने रिपोर्ट किया हो तो उनको चाहिए कि वो आपको आपकी रिपोर्ट का जो फीडबैक है वो आपको जितना जल्दी हो सके आपको दे, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ताकि अगर किसी किस्म की कमी हो आपके डेटा में तो वो आपको टाइम से पहले जो है उसके बारे में जो है पता चल सके और आप उस कमी को क्या कर सके, पूरा कर सके। तो इस तरह से आपकी जो सर्विलेंस सिस्टम है उसमें बेहतरी आएगी। इसी तरह से वाइडन द नेट। वाइड इंटरनेट से मुराद ये है कि आपका जो प्रोसेस है वो वाइड होना चाहिए, ठीक है। वाइड से मुराद ये है कि आप जो है हर एक चीज़ को जो है बारीक बीनी से देखे, हर एक चीज़ को जो है आप प्रॉपर तरीके से उसको ऑब्जर्व करें, उसको जो है डॉक्यूमेंट करें। तो इसी तरह से आपसे किसी किस्म की जो इंफॉर्मेशन है
वो फिर नहीं रहेगी, ठीक है। मतलब वो आपसे जो है फिर नहीं बचेगी और आप हर एक चीज़ को जो है वो डॉक्यूमेंट कर सकेंगे। आपके पास जो है हर चीज़ के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी, रिकॉर्ड आपके साथ मौजूद होगा। इसके अलावा एक्टिव सर्वेलेंस के बारे में मैंने आपको क्या कहा था? एक्टिव सर्वेलेंस के बारे में मैंने आपको ये कहा था कि ये सर्वेलेंस की वो किस्म है जिसमें एक बंदा जो है क्या करता है, एक बंदा जो है बजाते खुद सर्वे में पार्टिसिपेट करते हैं और बजाते खुद वो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ विज़िट करके वहाँ क्या करते हैं, वहाँ एक एक बंदे से डेटा कलेक्ट करते हैं, वहाँ चीज़ों को बजाते खुद ऑब्ज़र्व करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे उनके पास जो डेटा होता है वो मोस्ट एक्यूरेट डेटा होता है। इसके साथ साथ वो वेरीफाइड होता है, इसके साथ साथ उसकी वैलिडेशन हुई होती है। तो एक्टिव सर्वेलेंस में जो है, एक्टिव सर्वेलेंस से भी आपका जो सर्वेलेंस सिस्टम है उसमें बेहतरी आ सकती है और इम्प्रूव हो सकती है। अच्छा जी, मैंने आपको कहा कि वेज टू इम्प्रूव सर्वेलेंस सिस्टम, मतलब वो कौन से तरीके हैं जिसके ज़रिए हम अपने सर्वे का जो तरीका है या सर्वे का जो सिस्टम है इसको बेहतर बना सकते हैं और बेहतर तरीके से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें पहला जो तरीका है वो ये है कि इम्प्रूव अवेयरनेस ऑफ प्रैक्टिशनर। इम्प्रूव अवेयरनेस ऑफ प्रैक्टिशनर से मुराद ये है कि जो सर्वे करने वाले लोग होते हैं तो उनको चाहिए कि उनको सर्वे प्रोसेस के बारे में मुकम्मल उनके पास जानकारी हो, मुकम्मल उनको पता हो कि सर्वे हम किस तरह से करते हैं, किस तरह से इसकी हम शुरुआत करते हैं, कैसे हम लोगों से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम लोगों को अपने साथ जो है मिलाकर उनके ज़रिए हम अपनी डेटा को आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। तो उन प्रैक्टिशनर को चाहिए कि उनके पास इन सारी चीज़ों के बारे में, इन सारे टेक्निक्स के बारे में उनके पास अवेयरनेस हो, उनके पास नॉलेज हो। जब उनके पास नॉलेज होंगी तो वो बेहतर तरीके से अपना सर्वे जो है उसको सरअंजाम दे सकेंगे और बेहतर तरीके से वो क्या कर सकेंगे, डेटा कलेक्ट कर सकेंगे। फिर मैंने आपको दूसरा तरीका ये बताया कि सिंप्लीफाई रिपोर्टिंग। सिंप्लीफाई रिपोर्टिंग से मुराद ये है कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया होता है तो उस डेटा को आप ऐसे तरीके से ऑर्गेनाइज करें, ऑर्गेनाइज से मुराद उसको ऐसे तरीके से आप अरेंज करें, डॉक्यूमेंट करें और ऐसे अल्फाज में उसको डॉक्यूमेंट करें और फिर उसको जिस बंदे को आप रिपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो बंदा जो है आपने जो डॉक्यूमेंटेशन की होती है तो वो आपकी इस डॉक्यूमेंटेशन को आसानी से जो है अंडरस्टैंड कर सके और ना सिर्फ वो अंडरस्टैंड कर सके बल्कि जो भी लोग आपकी डॉक्यूमेंट्स को क्या करते हैं, देखते हैं, तो उनको जो है आसानी से आपकी रिपोर्ट की जो है समझ आती हो, आसानी से जो है उनके लिए जो है वो रीडेबल हो, ठीक है, अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंप्लीफाई रिपोर्टिंग। तो जब आप रिपोर्ट को सिंपल बनाएंगे तो सिंपल का मतलब यह है कि हर कोई इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे, हर कोई इसको जो है रीड आउट कर सकेंगे। तो इससे आपका जो सर्वेलेंस सिस्टम है वो बेहतर हो सकता है। इसके अलावा जो तीसरा तरीका है वो है फ्रीक्वेंट फीडबैक। फ्रीक्वेंट फीडबैक से मुराद ये है कि जैसे आपने रिपोर्टिंग कर ली, रिपोर्ट आपने दे दी, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो सरबराहान हैं उनको चाहिए कि वो आपको आपके रिपोर्ट का जो रिस्पॉन्स है वो उसी टाइम दे या मतलब 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है वो आपको रिस्पॉन्स दे कि आपने जो डेटा हमें दिया है वो कैसी डेटा है, ठीक है। अगर उसमें किसी किस्म की कमी हो तो उस कमी के बारे में आपको टाइम पर पता चल जाता है और आप उसको पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंट फीडबैक ये एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए आप सर्वेलेंस सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। इसी तरह से वाइडन द नेट। नेट किसी कहते हैं, नेट से मुराद जाली है। सो जाली से आप ये मतलब यहाँ पर ले सकते हैं कि आप अपना जो सर्वे सिस्टम है इसको आप वाइडन करें, इसको आप फैलाएं, ठीक है। मतलब आप ख़ास चीज़ों तक अपनी जो सर्वे है, ठीक है, इसको महदूद ना रखें बल्कि आप अपने सर्वे के दौरान हर एक चीज़ को क्या करें, ऑब्जर्व करें, मॉनिटर करें और उसको डॉक्यूमेंट करें ताकि हर एक चीज़ के बारे में आपके साथ डेटा मौजूद हो, ठीक है। तो फिर आपको किसी किस्म की दुश्वारी नहीं होगी। इसके अलावा एक्टिव सर्वेलेंस तो मैंने आपको बता दिया है कि जिसमें आप बजाते खुद क्या करते हैं, शामिल होते हैं और बजाते खुद कम्युनिटीज विजिट करके वहाँ से आप डेटा कलेक्ट करते हैं। तो वो डेटा आपके पास मोस्ट एक्यूरेट भी होता है, मोस्ट वेरीफाइड भी होता है और वैलिडेटेड भी होता है। तो ये वो तमाम
फैक्टर है जिसके ज़रिए आप सर्विलेंस सिस्टम को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। जी बिल्किस बोलिए। आप कुछ बोलना चाहती है बिल्किस? आउटपुट इंडिकेटर और आउटकम इंडिकेटर। आउटपुट और आउटकम, देखिए आउटपुट से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर मैंने आपको कहा कि दोनों में तो रिजल्ट अचीव होता है। देखिए आउटपुट में क्या होता है, आउटपुट में हम ये देखते हैं कि आपने जो ऑर्डर दिया था, ठीक है, तो उस ऑर्डर का नतीजा आपके पास क्या आया। जैसे कि हम गूगल करते हैं ना, गूगल में हम मिसाल के तौर पर हम एक टॉपिक को सर्च करते हैं, ठीक है, सर्च इंजन में। जैसे कि हम अब सर्वेलेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो गूगल में हम सर्च इंजन में क्या करते हैं, सर्वेलेंस, अबाउट सर्वेलेंस। तो ये अबाउट सर्वेलेंस जो इंफॉर्मेशन हमने दी, जो ऑर्डर हमने दी, इसको कहते हैं इनपुट, ठीक है। और इसी तरह से जब आप उस सर्विलेंस, जब आप गूगल सर्च इंजन में उसको पुट कर लेते हैं और फिर सर्च करते हैं, तो उसके बाद आपके पास जो रिजल्ट आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम आउटपुट कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आउटकम को देखें तो आउटकम में हम ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव्स हमने किए, जो बनाए थे, ठीक है, जो प्लानिंग हमने की थी, तो उस प्लानिंग को हम क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट किए थे, आया उस ऑब्जेक्टिव पर अमल हो रहा है या नहीं, उस ऑब्जेक्टिव से जो है हमें कोई फ़ायदा जो है वो पहुंचा है या नहीं, ठीक है। उसके नतीजे आपके पास जो आए होते हैं, जो रिजल्ट्स आपके पास आए होते हैं ओवरऑल प्रोसेस का, तो उसको हम क्या कहते हैं, आउटकम कहते हैं। समझ आ गई कि नहीं? काफ़ी स्लो रिस्पॉन्स है आपका, काफ़ी स्लो फीडबैक है बिल्किस आपका। समझ आ गई है। अच्छा सर जी। समझ आ रही थी इसीलिए नहीं बोल रहे थे। अच्छा जी, अच्छा जी। फिलिंग द ड्यूज फार्म, तो ये फार्म्स वगैरह है, ठीक है, इसको आप फिर ख़ुद देख लीजिए। इसकी मेरा ख़्याल में इतनी इम्पोर्टेंस भी नहीं है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए, समझाने के लिए जो है आपको यहाँ पर जो है मेंशन किया गया है कि जब आप सर्वे करते हैं या किसी चीज़ के बारे में डेटा लेते हैं, तो इस तरह की आप लोग क्या करते हैं, इस तरह की एक शीट होती है जिसमें आप लोग इस शीट के मुताबिक क्या करते हैं, डेटा इनपुट करते हैं। सही है। यहाँ पर फिलिंग द ड्यू सर्विलेंस फॉर्म है, ये आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये एक सर्विलेंस फॉर्म है, सर्विलेंस शीट है। तो यहाँ पर आपको क्या बताया गया है, कहते हैं कि कंपाइल द डेटा फ्रॉम डेली ओपीडी रजिस्टर्ड बाय एज एंड सेक्स फॉर ईच हेल्थ इवन अंडर सर्वेलेंस। आपके सर्वेलेंस के मुताबिक जो भी आपके स्टडी के अंडर होता है, मतलब जिनको भी आप स्टडी कर रहे होते हैं, तो मिसाल के तौर पर आप क्या करते हैं, आपके पास रजिस्टर मौजूद है जिसमें आप क्या करते हैं, डेली ओपीडी में आपके पास जो पेशेंट आते हैं तो उनकी एज और उनकी सेक्स को आप क्या करते हैं, उसको आप अपने साथ रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांसफ़र द डेटा ऑन द सर्वेलेंस फार्म, ठीक है, फिर इसी डेटा को आप सर्वेलेंस फार्म में क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। राइट द मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी डेटा क्लियरली इन द रिलेवेंट सेक्शन। इसी तरह से फिर आपके पास उस सर्विलेंस फार्म में एक मोर्टेलिटी कॉलम होता है, एक मोर्बिडिटी कॉलम होता है। तो जितने पेशेंट आपके पास उस दिन ओपीडी में आए हुए होते हैं, तो मोर्बिडिटी कॉलम में आप उस पेशेंट के बारे में लिख देते हैं कि मतलब 10 पेशेंट आए थे, 15 आए थे, 20 आए थे। और जितने पेशेंट उस डे पर मतलब एक्सपायर हुए हो चुके होते हैं, तो उस मोर्टेलिटी कॉलम में फिर उनकी तादाद आप लिख देते हैं। राइट ज़ीरो इफ़ देयर इज़ नो केस और डेथ फॉर अ हेल्थ इवन इन एनी एज और सेक्स। ज़ाहिरी बात है, जब कोई मरा नहीं होगा तो हम ज़ीरो ही लिखेंगे। सबमिट द फॉर्म टू द रिलेवेंट और फोकल अथॉरिटी, फिर उसी फॉर्म को आप अपने जो आपके सुपरवाइज़र होते हैं या आपके जो सरबराह होते हैं उनको आप क्या कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं। तो ये आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर मेंशन की गई थी सर्विलेंस फॉर्म के हवाले से। ये आप देख सकते हैं, इस तरह की फॉर्म आपको मिलते हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे, ठीक है।
ये मोर्टिलिटी फॉर्म है, ठीक है। मोर्टिलिटी इंफॉर्मेशन हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम पुट करते हैं। नर्स रोल इन सर्विलेंस, अच्छा जी, सर्विलेंस में नर्सिस का क्या किरदार होता है, इस पर अब बात करेंगे। सो असेसमेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज रिस्क टू आइडेंटिफाई मेजर पब्लिक हेल्थ थ्रेट, ठीक है। सबसे जो पहला और इम्पोर्टेंट रोल होता है नर्सिस का सर्विलेंस के दौरान, वो यही होता है कि नर्सिस क्या करते हैं, कम्युनिटी में उन तमाम डिजीज रिस्क फैक्टर के बारे में क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को बीमारी का खतरा पड़ सकता है। तो उसको क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अगर कोई रिस्क फैक्टर जो है वो आइडेंटिफाई हो जाए तो नर्सिस क्या करते हैं, उसके लिए फिर प्लानिंग करते हैं और उस रिस्क को ख़त्म करते हैं ताकि बीमारी का कोई जवाब ही ना हो, ठीक है। इसी तरह से प्रायोरिटाइजेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ थ्रेट टू इंश्योर दैट सर्विलेंस इज लिमिटेड टू द इम्पोर्टेंट पब्लिक हेल्थ इवेंट। इसी तरह से फिर हमारे पास हेल्थ से रिलेटेड जितने भी रिस्क फैक्टर आते हैं तो उसको हम प्रियोरिटाइज करते हैं। प्रियोरिटाइज से मुराद ये है कि जो रिस्क फैक्टर ज़्यादा ख़तरनाक होता है और जिसको हल करना सबसे पहले ज़रूरी होता है, तो उसको हम पहले नंबर पर रख देते हैं, उसको हम पहले सॉल्व करते हैं और उसके बाद दूसरे जो प्रॉब्लम होते हैं, रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इस अमल को प्रियोरिटाइजेशन कहते हैं, ठीक है। Assessment of the existing system to review strength, weakness and opportunity for the strengthening the system, ठीक है। इसी तरह से हमारा जो सर्वेलेंस सिस्टम है उसकी हम शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम अपनी सिस्टम की मतलब सर्वेलेंस प्रोसेस की जो स्ट्रेंथ और वीक पॉइंट है उसको हम क्या करते हैं, डायग्नोज करते हैं कि वो कौन से पॉइंट है जिसके ज़रिए से हमें ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है और वो कौन से पॉइंट है जो कि वीक है जिसको हमें इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं, स्वॉट एनालिसिस के ज़रिए करते हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ अ स्ट्रेटेजिक प्लान ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन द फाइंडिंग ऑफ द असेसमेंट। हमने जो असेसमेंट की होती है तो उससे हमने जो डायग्नोस किया होता है, जो आइडेंटिफाई किए होते हैं प्रॉब्लम, तो उन प्रॉब्लम्स के मुताबिक हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से हमने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, कैसे हमने सॉल्व करना है, कौन से टेक्निक के ज़रिए हमने सॉल्व करना है। तो ये सब कौन करते हैं, ये सब नर्सिस करते हैं सर्विलेंस में, ठीक है। तो नर्सिस का ये रोल होता है सर्विलेंस में। हेल्थ इंडिकेटर, अब यहाँ पर हेल्थ इंडिकेटर से मुराद ये है कि वो तमाम फैक्टर जो कि आपको हेल्थ के हवाले से इंफॉर्मेशन देती है कि लोगों की हेल्थ जो है वो अच्छी है या बुरी है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हेल्थ इंडिकेटर्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहला जो इंडिकेटर आता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्रूड डेथ रेट कहते हैं। क्रूड डेथ रेट से क्या मुराद है, क्रूड डेथ रेट से मुराद ये है कि नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन एट मिड पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड। मतलब ये है कि आपके पास जो है 1 ईयर है, ठीक है। मिसाल के तौर पर 1 ईयर ये आपके पास टोटल टाइम पीरियड है और आपके पास पॉपुलेशन क्या है, 1000 पॉपुलेशन है। सो इस एक साल के दौरानिया में 1000 पॉपुलेशन में से टोटल कितने लोगों की अमवात होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्रूड डेथ रेट कहते हैं। ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, एमसीक्यूज में ये ज़रूर आया हुआ है, ठीक है, आपके एग्जाम में। सो इसको जो है आप लोगों ने याद रखना है ये फार्मूला, ठीक है। CDR स्टैंड फॉरवर्ड, CDR स्टैंड फॉर क्रूड डेथ रेट, इसको इस तरह से आप लोगों ने याद रखना है। और फिर ये फार्मूला के नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन एट मिड पॉइंट, या सिर्फ टोटल पॉपुलेशन आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 1000 हो गए, 10,000 हो गए, 1 लाख हो गए, ये डिपेंड करता है। एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, क्रूड डेथ रेट फॉर पिशावर 2012 में पिशावर की जो क्रूड डेथ रेट है उसका डेटा है कि नंबर ऑफ डेथ इन पिशावर इन 2012 डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन पिशावर 2012 मल्टीप्लाई बाय 100,000, या यहाँ पर जो है आप 1 लाख लिख सकते हैं, मतलब 1 लाख टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है। सो न्यूमरेटर इज नंबर ऑफ डेथ इन पिशावर इन 2012, मतलब 301 न्यूमरेटर है आपके पास, मतलब 301 लोग जो है 2012 में उनकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी। डिनोमिनेटर आपके पास टोटल पॉपुलेशन है जो कि 30,726 है।
अब कांस्टेंट जो है आपके पास क्या है, 10,000 है, मतलब 100,000 है, मतलब 1 लाख है, टाइम पीरियड आपके पास 2012 है, मतलब 2012 की ये डेटा है। सो क्रूड डेट रेट फॉर पिशावर 2012 इज 301 डिवाइडेड बाय 330,726 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि 979.6, मतलब हर 1 लाख पॉपुलेशन में 979 लोग जो है वो क्या हुए थे, 2012 में उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, तो ये आपके पास क्रूड डेथ रेट आ गया। इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए ये फार्मूला है, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया, इसको आप लोगों ने याद रखना है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं क्रूड बर्थ रेट की तरफ। क्रूड बर्थ रेट ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, तो ये आपके पास क्रूड बर्थ रेट का फार्मूला है, इसको भी आप लोगों ने याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एमसीक्यूज़ में बार बार जो है इसके बारे में पूछा जाता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। सही है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग टाइम पीरियड, एक ख़ास टाइम पीरियड के दौरान कितने बच्चों की जो है पैदाइश हुई है उसको हमने डिवाइड करना है टोटल पॉपुलेशन पर और फिर मल्टीप्लाई बाय 1000 या 10,000 या 1 लाख। ठीक है, डिपेंड करती है। जी जी। बस एक बात ये जो पहले आया हुआ था क्रूड डेथ रेट में, इसमें इसमें 1000 क्यों, मतलब 1000 नहीं लगाया है ना हमने, मल्टीप्लाई हम्म 1000। बाकी जितने भी हमारे फॉर्मूले होते हैं उसमें हम 1000 लगाते हैं, देखिए तो ये, उसमें हमने 1000 क्यों नहीं लगाया? हाँ जी, सही सही। देखिए अगर आपको याद कौन हो सा? तो, जी जी, सर आप बताएं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ये के की जो ये के जो है इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, ये आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो आपकी पॉपुलेशन जो है 100 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है, ये डिपेंड करती है। ठीक है, सो आप लोगों ने जो है पॉपुलेशन को देखकर ही के की वैल्यू जो है पुट करनी है। यहाँ पर भी वो लोग जो है 10,000 लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर 1000 इन्होंने इसलिए लगाया है ताकि आपको ये बात भी याद रहे कि जो कांस्टेंट की वैल्यू है ये क्या होती है, ये चेंज होती रहती है, ये डिपेंड करती है आपकी टोटल पॉपुलेशन पर। ठीक है, सो उसके बाद हम क्या करते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू लगाते हैं। ये आपके पास 1000 भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। सही है, सर थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम। इसी तरह से आपके पास जो तीसरी इंडिकेटर है, इसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। इन्फेंट और न्यूनेट में क्या फ़र्क है, कोई बता सकता है इन्फेंट और न्यूनेट में डिफरेंस? अच्छा जी, अभी क्लास ख़त्म हो जाएगा तो क्लास दोबारा से ज्वाइन करने के बाद आप मुझे ये बताएंगे कि इन्फेंट और न्यूनेट में क्या फ़र्क है, तो ये डिफरेंस जो है आप लोगों ने मुझे बतानी है। ठीक है, हाँ, और मतलब 1 मंथ से लेके 1 ईयर तक, 3 ईयर तक जो होगा वो इन्फेंट होगा। नहीं नहीं, 1 मंथ से लेकर 1 ईयर तक के जो इस टाइम पीरियड के इन्फेंट दौरान होगा सर, फिर इन, 1 ईयर के बाद से लेके 3 ईयर तक टोडलर होगा ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल हम्म। ज़बरदस्त, वेरी गुड, नाइस। तो इसको हम क्या कहते हैं, इन्फेंट कहते हैं, मतलब 1 मंथ से लेकर। अच्छा जी, तो यहाँ पर एक बात मैं और भी ऐड करना चाहता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि जब वर्ड मोर्टेलिटी आ जाए तो आपको समझना है कि ये डेथ के बारे में बात हो रही है, कि एक खास मतलब एक पॉपुलेशन में कितने लोग जो है उनकी डेथ हो रही है, तो इसको हम मोर्टेलिटी कहेंगे। लेकिन अगर आपके पास मोर्टेलिटी रेट आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपको अब एक ख़ास टाइम पीरियड जो है वो स्पेसिफाई किया गया है कि मतलब 1 मंथ के दौरान कितनी तादाद में लोगों की अमवात हो रही है, तो इसको हम फिर मोर्टेलिटी रेट कहेंगे। इसी तरह से मोरबिडिटी है, मोरबिडिटी से मुराद डिजीज़ है। ठीक है, मतलब डिजीज़, बीमारियाँ, मतलब एक पॉपुलेशन में कितने लोग बीमार हो रहे हैं, तो इसको हम मोरबिडिटी कहेंगे। अगर मोरबिडिटी रेट आ जाए तो एक ख़ास टाइम पीरियड के दौरान कितने लोगों को जो है बीमारी हो रही है, कितने लोग जो है डिजीज़ से मुतासिर हो रहे हैं, तो इसको फिर हम मोरबिडिटी रेट कहेंगे।
तो MCQs में ये भी आता है और आए हुए भी है पास पेपर्स, अगर आप देखें तो आपको ज़रूर इससे रिलेटेड MCQs मिलेंगे। सो ये भी आते हैं, तो इसको भी आप लोगों ने याद रखना है। सही है। सो यहाँ पर हम बात कर रहे थे इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट की। सो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट मीन नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ ड्यूरिंग टाइम पीरियड, मतलब एक ख़ास टाइम पीरियड के दौरान हमारे पास कितने तादाद में इन्फेंट जो है उनकी अमवात होती है, मतलब डेथ होती है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड के दौरान हमारे पास कितनी टोटल पॉपुलेशन है, मल्टीप्लाई बाय 1000। यहाँ पर भी 1000 लगाया गया है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। तो ये फार्मूले जो है आप लोगों ने इसी तरीके से याद रखने हैं, और यही फार्मूले जो है आपको ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दिया गया होगा और आपको कहेंगे कि इसका जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, मतलब नंबर ऑफ इन्फेंट ड्यूरिंग टाइम पीरियड मल्टीप्लाई बाय सॉरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग टाइम पीरियड मल्टीप्लाई बाय 1000। या ये जो है नोमिनेटर आपको गलत दिया होगा, डिनोमिनेटर ठीक होगा, मतलब इसको जो है आपने क्या करना होगा, इसको आपने आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। सो ये आपको याद होने चाहिए MCQs के लिए। पीरीनेटल मोर्टिलिटी रेट, पीरीनेटल मोर्टिलिटी रेट से मुराद ये है कि आपके पास जो न्यूनेटल होते हैं, पीरीनेटल या न्यूनेटल, इससे क्या मुराद है, नंबर ऑफ पीरीनेटल ड्यूरिंग नंबर ऑफ पीरीनेटल डेथ ड्यूरिंग टाइम पीरियड, एक खास टाइम पीरियड के दौरान कितने जो न्यूनेट्स हैं उनकी क्या हुई है, डेथ हुई है, डिवाइड बाय टोटल लाइव बर्थ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये आपके पास पीरी जनरल मोर्टेलिटी रेट नहीं हो जाएगा? क्या, प्रीनेटल वही है ना, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हो जाएगा फिर। प्री नहीं है, पीरी है, ये पीरीनेटल है, पीरीनेटल। प्रीनेटल मतलब न्यू नेट्स के बारे में, बर्थ से पहले न्यू होगा, नेट्स की मतलब डेथ हो जाती है। ड्यूरिंग हाँ, इसको आप जरा देखिए ये पीरीनेटल से क्या मुराद है, थोड़ा सा इसको सर्च करें आप। और मतलब उसका मतलब ये है कि दोनों में डिफरेंस क्या होगा, स्टिल बर्थ भी तो वही होता है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, पीरीनेटल मोर्टेलिटी रेट मतलब जिसमें फीटस और जो न्यूनेट होता है, मतलब अगर पैदाइश से पहले उसकी डेथ हो जाए, ठीक है, तो ये भी आपके पास पीरीनेटल मोर्टेलिटी रेट में आएगा। अगर पैदा होते ही 1 या 2 दिन में उनकी जो है डेथ हो जाए, तो ये भी आपके साथ पीरीनेटल मोर्टेलिटी रेट में होगा, शुमार होगा। जबकि मिटरनल मोर्टेलिटी रेट में डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी के बाद अगर माँ की जो मदर है उसकी डेथ हो जाए, तो इसको हम मिटरनल मोर्टेलिटी रेट कहेंगे। सही है। इंसिडेंट रेट, इंसिडेंट रेट का तो आप सबको पता है कि नंबर ऑफ इंसिडेंट इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन में आपके पास एक ख़ास टाइम पीरियड के दौरान कितने नए इंसिडेंट रिपोर्ट होते हैं, कितने नए केसेस रिपोर्ट होते हैं, तो इसको हम इंसिडेंस रेट कहते हैं। इसका जो एक्सप्रेशन है ये आप लोगों ने याद रखना है, ये MCQs में आता है। सही है। और कांस्टेंट का लिखा हुआ है ना, मल्टीप्लाई हाँ बाय कांस्टेंट, हाँ, तो कांस्टेंट कांस्टेंट से का नहीं मुराद, आएगा, ये वैल्यू दी होगी। देखिए कांस्टेंट से मुराद आपके पास के है, के की जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो आप लोगों ने लिख देनी है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है। अब ये आपके पास टोटल पॉपुलेशन है, 20 को डिवाइड करें 30,359 पर, तो इससे आपके पास पॉइंट 0.00000 इस तरह से कोई वैल्यू आएगी। तो इस पॉइंट को आप 1 2 3 यहाँ पर आएंगे, मतलब एक के बाद इसको लाएंगे, ठीक है। यहाँ पर तो कितनी दफ़ा आपने लाया है, 1 2 3 4, 4 टाइम लाया है, तो मतलब आपके पास के की वैल्यू क्या होगी, आपके पास के की वैल्यू 10,000 होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग के की वैल्यू पुट करेंगे। समझ आ गई। अच्छा, प्रिवलेंस रेशियो, प्रिवलेंस रेट, प्रिवलेंस रेट किसे कहते हैं, प्रिवलेंस रेट से मुराद ये है कि एक ख़ास पॉपुलेशन में, एक टोटल पॉपुलेशन में आपके पास ख़ास टाइम पीरियड के दौरान
कितने एग्जिस्टिंग केसेस मौजूद है, पहले से आपके पास कितने केसेस जो है वो मौजूद है। तो उसकी जब हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, इसको हम प्रेवलेंस रेट कहते हैं कि नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केसेस ऑफ डिजीज ड्यूरिंग टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ड्यूरिंग टाइम पीरियड मल्टीप्लाई बाय 100,000 10,000 डिपेंड करती है, ठीक है। सो इसको हम क्या कहते हैं, प्रेवलेंस रेट कहेंगे। समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को? इसी तरह से इसके बाद आपके साथ जनरल फर्टिलिटी रेट आता है। जनरल फर्टिलिटी रेट से क्या मुराद है कि एक ख़ास टाइम पीरियड के दौरान एक मदर जो है वो कितने बच्चे जो है पैदा कर सकती है, तो इसको हम कहते हैं फर्टिलिटी रेट, ठीक है। नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ फीमेल एज, फिर क्या लिखा है 15 to 44 एट मिड पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये आपके पास फर्टिलिटी रेट का क्या है, एक्सप्रेशन है, जिसमें हम क्या करते हैं, फीमेल की जो फर्टिलिटी एबिलिटी है उसको हम क्या करते हैं, मैयर करते हैं कि एक फीमेल जो है वो कितने बच्चे जो है पैदा कर सकती है अपनी टोटल एज के दौरान, टोटल एवरेज एज के दौरान उनमें कितने बच्चे पैदा करने की सलाहियत है, तो इसको हम फर्टिलिटी रेट कहेंगे। सही है। ओके जी। द डिपेंडेंसी रेशो कैन बी एक्सप्रेस, डिपेंडेंसी रेशो अगर याद हो, पूछी थी। जी जी पूछें। सर मुझे क्वेश्चन पूछना था, वो ये था कि आपने प्रीवियस रेट पढ़ाया ना, तो उसमें से टोटल पॉपुलेशन में से जितने हमारे पास एग्जिस्टिंग केसेस हैं, जो पहले से मौजूद केसेस हैं, उनके नंबर ऑफ डिजीज हैं वो। देखिए, आप एक कम्युनिटी विजिट करती हैं, मिसाल के तौर पर आपको पता चला कि एक कम्युनिटी में जो है एपिडेमिक फैला हुआ है, मतलब वहाँ पर जो है डायरिया जो है फैली हुई है, डायरिया के लोग जो है बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर पाए जाते हैं। तो अब उसका एक टाइम पीरियड होगा, मतलब 2 हफ्तों से वो बीमारी जो है वहाँ पर जो है एग्जिस्ट कर रही है, 1 महीने से वो बीमारी एग्जिस्ट कर रही है। तो ये आपके पास क्या होगी, ये आपके पास प्रिवेलेंस होगी, मतलब उसका अगर 1 महीने का जो डेटा है आप निकालती है, तो वो डेटा आपके पास प्रेवलेंस में आएंगी, और 1 महीने के बाद जब आप उसको स्टडी कर रही होती है, ठीक है, आप उसको मॉनिटर कर रही होती है, तो आपके पास जो नए केसेस फिर 1 महीने के बाद जो नए नए केसेस आएंगे, तो वो आपकी इंसिडेंट केसेस में आएंगी, और जो पहले इससे पहले जो रिकॉर्ड हुए थे, तो वो आपके पास प्रेवलेंस केसेस में आएंगी। तो प्रेवलेंस का मतलब यह है जी कि, सर ठीक है। हाँ जी, प्रेवलेंस से मुराद ये है कि पहले से जो केसेस रिपोर्ट हो चुके होते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रेवलेंस कहेंगे। डिपेंडेंसी रेशो कैन बी एक्सप्रेस एज, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आपको याद हो कल्चर हेल्थ एंड सोसाइटी में, मेरे ख्याल में, कि हमारे साथ जो डिपेंडेंसी रेशो है कि हमारे साथ एक पॉपुलेशन में कितने लोग जो है वो डिपेंड करते हैं, दूसरे लोगों पर इन्हिसार करते हैं, और कितने लोग हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं, जो कि खुद मुख्तार है, सर उनकी जो इसी सब्जेक्ट में पढ़ा हुआ है ये हमने। हम्म। ये था एपिडेमियोलॉजिकल पैरामीटर्स पढ़ा था, हाँ उन्हीं जी में था ये। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें ही पढ़ा है, उसमें भी पढ़ा है, और मेरे ख्याल में कल्चर हेल्थ एंड सोसाइटी में भी एक यूनिट है, उसमें भी हमने पढ़ा था, डेमोग्राफी में मेरे ख्याल में। द डिपेंडेंसी रेशियो कैन बी एक्सप्रेस एज चिल्ड्रन 0 to 14, मतलब 0 से 14 तक, और इसके अलावा 65 या 65 से ज़्यादा उम्र के जो लोग होते हैं, तो ये आपके पास किस चीज़ में आते हैं, ये आपके पास डिपेंडेंसी रेशियो में आते हैं, मतलब ये लोग डिपेंडेंट होते हैं, दूसरों पर इन्हिसार करते हैं। डिवाइडेड बाय दोज ऑफ वर्किंग एज, मतलब वो लोग जो कि वर्किंग करते हैं, काम करते हैं, जो कि 15 से लेकर 64 15 से लेकर 64 एज तक के जो लोग होते हैं, ये आपके पास इंडिपेंडेंट रेशो में आते हैं, मतलब ये वो लोग होते हैं जो कि खुद मुख्तार होते हैं, जो कि खुद से काम करते हैं, दूसरे लोगों पर इन्हिसार नहीं करते। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिपेंडेंसी रेशो कहते हैं। बेसिकली इसके ज़रिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक ख़ास कम्युनिटी में कितने तादाद में लोग ऐसे हैं जो कि
अपने दूसरे लोगों पर क्या करते हैं, इन्हिसार करते हैं, और कितने तादाद में लोग ऐसे हैं जो कि खुद मुख्तार है, जो कि किसी पर भी इन्हिसार नहीं करते, डिपेंडेंट नहीं है, वो जॉब करते हैं, खुद से अर्निंग कर रहे हैं। तो इस मकसद के लिए हम डिपेंडेंसी रेशो को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। सही है। अच्छा जी, तो ये एक एग्ज़ाम्पल भी आपको दिया है कि यूक्रेन में 1971 में तकरीबन हमारे पास जो 0 से लेकर 14 ईयर के बच्चे थे, तो उनकी तादाद कितनी थी, उनकी तादाद जो है वो 13,387 थी, जबकि 65 या 65 से ज़ायद उम्र के जो लोग थे, अफराद थे, उनकी तादाद 7,307 थी। जबकि इसमें जो इंडिपेंडेंट रेशोज थी, जो कि खुद से अर्निंग कर रहे थे, कमाई कर रहे थे, खुद मुख्तार थे, उनकी तादाद कितनी थी, 31,616 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। सो इसकी जब डिवीजन की तो इससे हमारे पास वैल्यू आई 65.45%। मतलब ये है कि हर 100 में से 65.45% लोग जो है ये क्या है, डिपेंडेंट है, दूसरों लोगों पर इन्हिसार कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर आप नीचे देख भी सकते हैं कि एवरी 100 people of working age there were 65 to 65.45 people dependent upon them, कि हर 100 लोगों में से हर 100 लोगों के लिए जो है 65 लोग जो है वो उन पर क्या करते हैं, इन्हिसार करते हैं। मतलब हर 100 में से 65 लोग जो है वो क्या है, दूसरे लोगों पर इन्हिसार करते हैं। तो इसको हम डिपेंडेंसी रेशो कहते हैं। सेक्स रेशो का भी मैंने आपको बताया था कि टोटल पॉपुलेशन में मेल्स कितनी तादाद में है, फीमेल्स कितनी तादाद में है, तो इसको जब हम मैयर करते हैं इसको हम सेक्स रेशो कहते हैं। सेक्स रेशो इज द रेशो ऑफ मेल्स टू फीमेल्स इज कॉल्ड सेक्स रेशो। ठीक है। इन अ पॉपुलेशन द सेक्स रेशो इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फीमेल्स इज कॉल्ड सेक्स रेशो। ये आपके पास सेक्स रेशो का क्या है, एक्सप्रेशन है, इसको भी आप लोगों ने याद रखना है। सही है, एमसीक्यूज में आ सकता है, इंतहाई सिंपल है, सो आप लोगों को याद करने में आसानी होगी। सो ये आपका यूनिट नंबर 8 था जो कि ख़त्म हो चुका है। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप स्टूडेंट पूछ सकते हैं।